जब तक आँख खुली रहे और प्यार करे उसको माँ बोलते हैं, और जो मरने के बाद भी अपने बेटा को प्यार करे उसको बाप कहते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं कुमार शुभम बोकारो रिपोर्ट से आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत के अधिकतम बच्चों का सपना होता है कि वो भी पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम पास करें और अपने मनचाहे पद पे जाके अपने जनता के हित में काम करें और उनकी समस्याओं को दूर करें। मगर क्या वो सपना हर किसी बच्चों का पूरा हो पाता है? नहीं। कुछ लोग रह जाते हैं, कुछ लोग हार मान लेते हैं। कई फेज आते हैं उनके जीवन में जहाँ पर उन्हें लगता है कि अब मुझसे नहीं होगा। इन्हीं बातों को चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रसून कौशिक जी, जिन्होंने 2021 जीपीएससी एग्ज़ाम को पास किया और वहां पे 74वां रैंक हासिल किया। तो आइए मिलाते हैं आपको प्रसून कौशिक जी से और जानते हैं कि क्या क्या राज है जहां पे हम अपने हार को जीत में बदल सकते हैं और अपने मनचाहे पद पे जाके अपने जनता के हित में कार्य कर सकते हैं। आज हम हैं मौजूद बोकारो के सेक्टर 4G में और हमारे साथ खड़े हैं प्रसून कौशिक जी। तो सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाइयाँ। धन्यवाद। काफ़ी जश्न का माहौल भी दिख रहा है, लोग भी यहाँ खड़े हैं, काफ़ी खुश हैं, आपकी खुशियों में मौजूद हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? किसी भी व्यक्ति की सफलता जो होती है उसमें वो व्यक्तिगत नहीं होती है, वो पूरे समाज की होती है और वो सबों के साथ बांटने की होती है। मुझे बहुत ही खुशी है कि आज मेरे पड़ोसी और मेरे पहचान के सारे लोग मेरी इस खुशी में मेरे साथ हैं। जैसा आप क्या हर कोई जानता है कि ये अधिकतम बच्चों का सपना है कि मैं पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम पास करूं और जनता के हित में कुछ कार्य करूं, उनके समस्याओं को दूर करूं। आपका भी सपना पूरा होता हुआ दिख रहा है, कैसा? जी, ये सोच के और ये जान के आप जब परीक्षा परिणाम आता है और जब आप देखते हैं कि आपका भी रोल नंबर उस लिस्ट में है जी, तो वो खुशी जो होती है वो बहुत बार शब्दों में नहीं बांधी जा सकती है। और विशेषकर मेरे साथ ये हुआ कि मैं 6ठी जेपीएससी के मुख्य परीक्षा को कुछ प्रोफेशनल रीजंस के कारण नहीं दे पाया था जी। तो मेरे लिए खुशी और ज़्यादा बढ़ गई कि इस बार की परीक्षा में मैं उत्तीर्ण हुआ। बचपन में छोटे होते हैं तो हर कोई सपना देखता है, सपना देखते देखते उसे पूरा भी करना होता है तो उसके प्रोसेस में हम लग जाते हैं। लेकिन जो वो सपना होता है जब हम बचपन में देखते हैं वो उस प्रोसेस में कहीं छुप सा जाता है, फिर बस वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर मुझे कार्य करना है। जो हमने सपना देखा था कि मैं ये करूँगा वो कहीं ख़त्म हो जाता है और बस एक डे टू डे लाइफ बच जाती है। तो आपके साथ एक अंग्रेजी में दार्शनिक हैं जिनको जॉन पोविस कहा जाता है जी। उन्होंने कहा था कि एम्बिशन इज़ द ग्रैंड एनिमी ऑफ ऑल पीस, जिसको अगर हिंदी में उसका अनुवाद करें हम तो कहते हैं कि महत्वाकांक्षा हर शांति की का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो जब आप महत्वाकांक्षी होते हैं और विशेषतः किसी भी विद्यार्थी के लिए आपकी महत्वाकांक्षाएं जो होती हैं वो आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और जब वैसा हो जाता है तो आप इस पूरे प्रोसेस को, ये चूँकि पीसीएस की परीक्षा, विशेषकर यूपीएससी की परीक्षा, और उसके बाद जब यूपीएससी अगर नहीं हो पाता है या जो लोग पीसीएस की परीक्षा देते हैं तो इस पूरे प्रकरण में मानसिक दबाव होता है। आपको अपने जो भावनात्मक रूप से हमें अपने आप को तैयार करना पड़ता है, हमारी मानसिक क्षमता बढ़नी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को करने के दौरान आप अपने आप को तैयार करते हैं जी। और जब आपकी महत्वाकांक्षा की प्रायोरिटी इस एग्ज़ाम को पास करने की प्रायोरिटी सबसे बड़ी होती है तो बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो पीछे की तरफ चली जाती हैं, जिनको हम कहते हैं कि थिंग्स गोइंग ऑन द बैक बर्नर जी। आपने भी कहा कि प्रोसेस में महत्वाकांक्षा होना चाहिए और ये बताया कि हम तैयार करते हैं। उसी प्रोसेस में कुछ लोग होते हैं जो, आपने ये भी बताया दबाव के बारे में, मैं उससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ जी। हाँ, वो हर कोई कहता है कि अंडर प्रेशर परफॉर्म करना हर किसी की बात नहीं है, लेकिन हम अपने आप को कहीं तैयार कर सकते हैं इस प्रेशर को झेलने के लिए।
और ये तैयारी कैसे की जाती है? समय के साथ इस तैयारी के बारे ये तो कहा ही नहीं जा सकता है कि ये आसान सफ़र होता है, बिल्कुल। मगर हम जितने व्यक्ति हैं हम सारे, आप अलग हैं, मैं अलग हूँ, और हमारे इर्द गिर्द जितने लोग होते हैं वो अलग विचार से क्या होते हैं, हमारी मानसिक क्षमता भी अलग अलग होती है। बिल्कुल। मगर हम परिश्रम के दम पर हम किसी भी परिस्थिति से आते हों, हम अपनी परिश्रम के दम पर इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं। तो द फर्स्ट की रिमेन्स कि परिश्रम जो है वो सबसे बड़ा, परिश्रम जो है वो सफलता की कुंजी है, अगर साधारण शब्दों में बोला जाए तो। उसके बाद आती है कि आप परिश्रम करते हैं, और उसके बाद उस परिश्रम के साथ आपकी ईमानदारी कितनी, आप इस परीक्षा के लिए और इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए जुझारू कितने। तो ये बड़ा हॉलिस्टिक प्रोसेस है। हाँ, इसमें होता है, कई बार होता है कि आप छोड़ देते हैं इस पूरी जर्नी को, आप बोलते हैं कि नहीं ये बहुत हुआ। इसका उदाहरण मैं अपने बारे दूंगा। यूपीएससी की परीक्षा देने के लिए मेरी उम्र सीमा जो है वो ख़त्म हो गई है जी। मैं काम करता रहा। मैं भारी उद्योग मंत्रालय के एक उपक्रम में अभियंता के रूप में काम करता था। मैंने छत्तीसगढ़ में काम किया, मैंने उत्तर प्रदेश में काम किया। उसके बाद मैंने परीक्षा के लिए अपनी नौकरी छोड़ के परीक्षा की तैयारी की, और अंततः मुझे यूपीएससी की परीक्षा में सफलता नहीं मिली। उसके बाद मैं बैंगलोर बेस्ड कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, और उसी दौरान मैंने ये परीक्षा निकाली। और बहुत सारी निजी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि आप हर किसी से उन चीज़ों के बारे आप बात भी नहीं कर सकते हैं, मगर इन सारी चीज़ों को पार करना ही जो है वो एक विद्यार्थी का जो है वो परम लक्ष्य होना चाहिए। जी बिल्कुल। जी। आपको सबसे पहली बार कब आभास हुआ था कि मुझे पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम को पास करना है और उस जगह से जाके समस्याओं को दूर करना है जनता के? हम जिस परिवेश से आते हैं, जी। अगर हम देखें, अपने देश को देखें, अपने समाज को देखें, तो हमें दिखता है कि हम लगातार बढ़ रहे हैं, और बढ़ने के साथ चुनौतियां भी अलग अलग तरह की होती हैं। आपको सिविल सेवा की परीक्षा जो है ये एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप समाज में रह के आप अलग अलग आयामों पे काम कर सकें, जिसके लिए आपको सरकार ने चयनित किया है और सरकार ने आपको डायरेक्टिव्स दिए हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ कि सामान्यतः समाज में देखा जाता है कि मुख्यतः भारतीय पृष्ठभूमि से कि लोग प्रशासनिक सेवा की तरफ जुझारू होते हैं। छोटी उम्र से ही मुझे ये समझ में आता था कि प्रशासनिक सेवा में आने की अपनी महत्ता है। जी। मैंने इर्द गिर्द अपने से बड़ों को, स्वजनों को, अपने परिचित लोगों को और अपने एक्सटेंडेड सर्कल में ये देखा कि कुछ लोग हैं जो पुलिस सेवा में हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो प्रशासनिक सेवा में हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोग हैं जो बहुत ही काबिल डिप्लोमेट्स हैं, लोग अलग अलग सेवाओं में काम करके समाज के लिए काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और ये पूरा जो इसका हम देख सकते हैं कि आज अगर सामान्यतः अगर बात की जाए तो हम देख सकते हैं कि आज हम कंप्यूटर ड्रिवन कार्स बना रहे हैं। जी बिल्कुल। तो चीज़ें बदली हैं, बहुत। और अब प्रशासनिक सेवा में होने की एक अपनी महत्ता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा इनेबलर है हमारे परिवेश में, हमारे समाज के लिए। ये कहा जा सकता है कि प्रशासनिक सेवा और उससे जुड़े हुए जो अन्य सेवाएं हैं वो पूरे ग्रोथ प्रोसेस का सबसे बड़ा इनेबलर है। अभी हमने प्रोसेस की बात की, अपने तरीक़ों की बात करी। मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा जी। कि लाइफ में हर किसी के अप्स एंड डाउन हैं, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हों वो भी ऐसे इंडिया के टफेस्ट एग्ज़ाम के, तो उनके लाइफ में कई और प्रॉब्लम्स भी होते हैं। एज निकलता जाता है, घर वाले भी हैं, आसपास के भी लोग हैं, कई लोग साथ देने वाले कम और आपको भड़काने वाले लोग आज के समाज में ज़्यादा मिलेंगे। कहीं ना कहीं इसका भी प्रभाव बच्चों पे काफ़ी बुरा पड़ता है। हम इन बातों को छोड़ते हुए कैसे अपने करियर के लिए या अपने तैयारियों को में आगे लगे रहें, ये कैसे धारणा आती है? हमें इसके लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का उदाहरण लेना चाहिए। जी। जब बापू ने इस देश को आज़ाद कराया तो ये सर्वज्ञ है और सब लोग जानते हैं, सर्वज्ञात है कि लोग शुरू में ये मानने को भी तैयार नहीं थे कि इतना बड़ा परिवर्तन आएगा, और वो भी
बापू इस देश को आज़ाद करेंगे, मगर देश आज़ाद हुआ, हमें एकाग्र होकर अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ना है। एक विद्यार्थी का काम यही है। स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, मानसिक स्थिति, मानसिक दबाव ये होता है, निजी कारण भी होते हैं, प्रोफेशनल रीजंस भी होते हैं। एक उदाहरण मैं देता हूँ। जब इस परीक्षा जो अभी मैं उत्तीर्ण किया मैंने, इस परीक्षा के दौरान पिछले कोविड के लहर में मेरी बहन का देहांत हो गया। अप्रैल 22 को उनके देहांत के बाद कुछ महीनों के बाद ही मेरी प्रारंभिक परीक्षा थी। आप जब इन चीज़ों पे आप ध्यान देते हैं तो आपको लगता है कि आपको बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ, सारी चीज़ों के साथ आपको अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित होना पड़ता है। जी। और आप जब अपने लक्ष्य की तरफ देखते हैं तो बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो, जैसा मैंने कहा, कि वो पीछे हो जाती हैं। जी बिल्कुल। तो आपकी प्रायोरिटी क्या है? जब आपकी प्रायोरिटी की आपको क्लैरिटी है, आपके दिमाग में ये स्पष्ट है कि मुझे ये करना है, तो आपके अंदर क्षमता के साथ जो आपका मनोबल है वो बढ़ जाता है। और परिणाम क्या होगा, अगर इसकी तरफ देखते रहें, इसकी तरफ सोचते रहें, तो इसका एक उदाहरण मैं भी हूँ कि मैंने सिस्टम में, अगर बहुत लोग बोल सकते हैं कि देर से उत्तीर्ण किया मैंने परीक्षा, तो आपको इन सारी चीज़ों को एक तरफ छोड़ना होता है। और ये एक कला है कि आप अपने आप को किस तरह से सीजन करते हैं इस प्रोसेस के लिए। आप एक नारियल हों जो अंदर से मुलायम हो मगर बाहर से सख्त हो। और पूरे किसी भी परीक्षा की, ये केवल प्रशासनिक सेवा की परीक्षा का नहीं है। एक ग्रामीण परिवेश से आने वाला बच्चा जो 12वीं पास करता है, उसकी भी इच्छा होती है कि वो अपने आप को प्रोफेशनल लाइफ में सेटल करे, और वो अलग अलग सरकारी परीक्षाओं को देता है या निजी क्षेत्र में भी परीक्षाओं को देता है। मगर चुनौतियों से जब हम लड़ना सीखते हैं तो वो एक पूरा का पूरा प्रोसेस है। वो सीखना, ये एक कला है जो सिर्फ किताब से नहीं आती है। जी। ये व्यक्ति की निहित कला है, और व्यक्ति अपने समाज से सीखता है। जैसे मैं अपने स्वजनों के साथ खड़ा हूँ और अपने समाज के साथ खड़ा हूँ, तो इन सारी चीज़ों का इन्फ्लुएंस आप पे है। आप ये सीखते हैं कि कौन आपका मित्र है और आपका मित्र कौन नहीं है। जी। जब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगती हैं तो ये पूरा प्रोसेस जो है आप बर्डन की जगह एंजॉय करने लगते हैं। जी। ये प्रोसेस की बात हुई। जी। कहीं ना कहीं मैं आपसे कुछ कठोर सवाल भी पूछना चाहूँगा। सपना हर कोई एक ही देखता है कि अगर मुझे वो पद मिलेगा तो मैं निष्ठापूर्वक, ईमानदारीपूर्वक अपने कार्य को ख़त्म करूँगा और जनता के हित में ही काम करूँगा। मगर कहीं ना कहीं पद मिलने के बाद लोगों की मनसा बदल जाती है, और कुछ दिनों में या कुछ समय में, ये समय आप भी देखेंगे, आपको भी पद मिलेगा और आपके ऊपर भी जिम्मेदारियाँ आएंगी। तो क्या आपकी जो मनसा थी वो बरकरार रहेगी? ये इस सवाल को हम इस क्योंकि तरह हमने से देखा है बदलते हुए लोगों को, कई बार देखा है लोगों को। आज सरकारी दफ्तर के नाम पे लोगों में जो आज धारणा है कि यहाँ जाने से मतलब कार्य नहीं होने वाला है। हम अगर चीज़ों को अलग अलग आयाम से देखें, जिसको हम मल्टी एक्शियल कहते हैं देखना, तो हम देखेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है, हमारी आज़ादी 1947 में मिली और आज हम 2022 में हैं। जी। और इन 75 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। जी। हमने हाल में, हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं। अगर हम इन चीज़ों को देखें तो हमें दिखेगा कि हम लगातार बढ़ रहे हैं। हमारी चुनौतियां हैं, और हम सबको, राष्ट्र जो है वो अपने सिटीजन से होता है, नागरिक से। जी बिल्कुल। तो अगर हम देखें तो राष्ट्र और नागरिक अलग अलग नहीं हैं। तो एक नागरिक, एक आम नागरिक होने के कारण मैं ये बोलूँगा कि आपका कन्विक्शन होना चाहिए। और जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे दबाव का, जी। तो दबाव के साथ ये एक और चीज़ होता है कि हम लूर होते हैं। जो आप बोल रहे हैं कि लोग अलग अलग तरीके से भटक जाते हैं। जी बिल्कुल। मगर जिस तरह से प्रतीत होता है कि हम एबरेशंस को या किसी अलग तरह के लक्षण को हम सामान्य लक्षण नहीं बता सकते हैं, ये आम तौर पे ये चीज़ नहीं होता है। ये हमारी तरक्की, हमारे राष्ट्र की तरक्की ये ज़रूर बताती है। तो ये मैं मानता हूँ कि मैं बहुत ही निष्ठा के साथ अपनी दी हुई जो दायित्व हैं उनका निर्वहन करूँगा। और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है,
वो यही रहा है कि मैंने आज तक बहुत ही काबिल अफसरों को देखा है, काबिल लोगों को देखा है, और मैं इस चीज़ को ही अपना आइडियल मानता हूँ। अभी आपने हमें समय दिखाया था कि भारत की आज़ादी हुई थी 1947 में और हम खड़े हैं 2022 में। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा शिक्षा को लेकर के, जी। और ख़ास करके ये ग्रामीण की शिक्षा को लेकर। मैं जो शहरी सुविधाएं हैं आज हमारे पास, हमारे बच्चों के पास, और जो ग्रामीण के बच्चों के पास सुविधाएं हैं, वो कहीं ना कहीं ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हालांकि सरकार द्वारा कई योजनाएं आई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आओ स्कूल चले, हम पढ़ेंगे तो बनेंगे नवाब, मगर क्या इन योजनाओं का लाभ हमारे ग्रामीण के बच्चों को मिल पाया है? देखिए, पूर्ण रूपेण लाभ पहुंचा है या नहीं, ये एक आयाम है इसका, जिसपे कि बातें बहुत बहुपक्षीय हो जाती हैं। जी। मगर इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में सरकारें लगातार काम कर रही हैं। हम अपने एक झारखंड से एक उदाहरण देख सकते हैं कि जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उसने अभी, चूँकि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है, जी बिल्कुल। हमारे यहाँ ये आदिवासियों की आबादी, पर्टिकुलरली जो हम जिन्हें ट्राइबल्स कहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो आबादी बहुत ही ज़्यादा है। अभी हमारी सरकार ने एक योजना लाया है जिसमें कि आदिवासी बच्चों को मरांग गोम के जयपाल सिंह के नाम पे चलने वाली वो योजना है, जिसमें कि बाहर के विश्वविद्यालयों में हमारे आदिवासी क्षेत्र के और आदिवासी बच्चों जो हैं, उसमें वैसे मैं ये भी ऐड करूँगा कि रिसेंटली देयर हैव बिन मॉडिफिकेशंस, कुछ चेंजेस आई हैं और बहुत पॉजिटिव चेंजेस आई हैं। तो बच्चों को बाहर के विश्वविद्यालयों में, दुनिया के नामचीन विश्वविद्यालयों में भेजा जाएगा। तो इस पूरे चीज़ को देखें तो ये लगता है कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि चीज़ें और अच्छी होंगी। जी बिल्कुल। तो ये शिक्षा के बारे आपने पूछा, शिक्षा में काम होना है जी। और लगातार काम हो रहा है। आपका क्या पहल रहेगा इन ग्रामीण बच्चों की शिक्षा को लेकर के? मैं बोकारो ज़िला के, मेरी जो पढ़ाई हुई वो बोकारो ज़िले में दामोदर नदी बहती है और दामोदर के उत्तरी शोर पर भंडारीदह नामक एक जगह है। जी। वो ग्रामीण क्षेत्र है। मैं ग्रामीण परिवेश में रहा, तो मैं ये तो ज़रूर कहूँगा कि मेरा लगाव वहाँ है। मैंने ये परीक्षा भी जो लिखी है, झारखंड की मैकोरवा भाषा बोलते हैं खोरठा को, जी। जो बच्चा माँ की गोद से सीखता है ये भाषा, मैंने ये परीक्षा भी के लिए भी जो भाषा है वो खोरठा रखा था। तो मेरा एक नैसर्गिक लगाव है ग्रामीण परिवेश से, मेरा एक नेचुरल इंक्लिनेशन है, और मैं ज़रूर चाहूँगा कि जब भी मौका लगे मैं बिल्कुल काम करूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। एक सपना पूरा होता सा दिख रहा है। बिल्कुल, अपने लड़का का सफलता एक बाप के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। जी बिल्कुल। और बाप को खुशी उसी में होती है कि बेटा से हार जाए। जी। तो आज मेरा बेटा आगे बढ़ गया, जरूर खुशी है। जी बिल्कुल। जी। माता जी, आप कैसा महसूस कर पा रही हैं? जैसे एक हरा भरा खेत देख करके किसान खुश होता है, वैसे ही माँ अपने बेटा को आगे बढ़ते हुए देख करके खुश होती है। और अपने जीवन में ऐसे ही लगे रहने के लिए, जनता के हित में काम करने के लिए क्या कहना चाहेंगे अपने बेटे को? हम अपने बच्चा को हमेशा बोलते हैं कि जहाँ तक सको किसी का अच्छा करो, किसी के लिए बुरा मत सोचना। और ऐसे ही हम शुरू से इन लोग को कहते आए हैं, और मेरा चारों बच्चा जो है इसी मार्ग पर चला है। जी बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक भंडारीदह जैसे छोटी जगह से आया हूँ, जहाँ अपनापन बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा अपनापन। तो मैं चाहूँगा कि मेरा बेटा भी अपने समाज और अपने दायित्व के प्रति उतना ही लगाव रख के, समर्पित होके राष्ट्र की सेवा करें। जो उनको जिम्मेवारी मिली है उसके अंदर में पूरी ईमानदारी से, विदाउट एनी वास्टनेस एंड प्रिजुडिस काम करते रहें। कई बार आपके बेटे आपके पास आते होंगे जब उनका डाउनफॉल रहता है कि मुश्किलें आ रही हैं, नहीं हो पा रहा है, तो आपका मंत्र क्या था अपने बच्चे के लिए? जो जब तक आँख खुली रहे और प्यार करे उसको माँ बोलते हैं, और जो मरने के बाद भी अपने बेटा को प्यार करे उसको बाप कहते हैं। तो मैं तो चाहूँगा उस तरह के कि आगे क्या होता है इसके लिए सोचता रहे। आपकी जर्नी
कहाँ से शुरू हुई और आपके आसपास के परिजनों का, आपके परिवार के लोगों का, आपके पेरेंट्स का क्या रोल रहा है आपके जीवन में? मैं बोकारो ज़िला के भंडारीदह नाम की जगह पे मैं पला बढ़ा हूँ। मेरा जन्म भी जो है वो डीवीसी अस्पताल चंद्रपुरा में हुआ है। तो उसके बाद मेरी जो शिक्षा है, पूरी स्कूली शिक्षा 12th तक की BRL DAV पब्लिक स्कूल भंडारीदह से हुई। चूँकि मेरी माँ जो हैं वो सेल का रिफ्रैक्टरी यूनिट है भंडारीदह में, जी। वहाँ पे प्रधानाध्यापिका थी वहाँ के मध्य विद्यालय में। और मेरे पिताजी भी एक पूर्व कर्मी हैं, उस समय SRU भारत रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड कहलाता था। मेरे पिताजी भी वहीं के पूर्व कर्मी हैं। और मेरे परिवार में मुझसे बड़ी 3 बहनें हैं और मैं सबसे छोटा था। तो मेरी पढ़ाई तक की तो बात ये हुई। पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई में ये कहा जा सकता है कि मैं सामान्य बच्चों के बीच में मैं अच्छा कर रहा था। अपने परिवेश में मैंने अच्छा किया। और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की चेन्नई से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मेरा डिग्री हुआ है। उसके बाद मुझे मौका लगा कि मैं कॉलेज से ही विप्रो लिमिटेड ज्वाइन करूं, और मैंने उनको ज्वाइन किया। और मैं कुछ महीनों तक ही काम किया, जब मुझे मौका लगा कि मैं भारी उद्योग मंत्रालय का एक फर्म है, एक इंजीनियरिंग अभियंत्रण कंपनी है जिसका नाम ब्रिज एंड रूफ इंडिया है, वो कलकत्ता हेडक्वार्टर्ड फर्म है। और उसके बाद मैंने उनके लिए पावर प्रोजेक्ट्स किए हैं एक टीम के साथ, जो कि मेरी पोस्टिंग छत्तीसगढ़ में रही है और उसके बाद मेरी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश में रही है। और ये सामान्यतः जो यात्रा है मेरी वो यही है। काम करने के साथ मैंने तैयारी भी की है, कभी सफलता मिली है, कभी नहीं मिली है। प्रोफेशनल रूप से मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आने के लिए मुझे ये सेटिस्फैक्शन है कि मैंने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में काम किया। मैंने अभियंत्रण क्षेत्र में काम किया है और अभियंत्रण ने बहुत सारी चीज़ें बताई। आज नतीजा ये है कि मैं परीक्षा में सफल हो पाया। उसमें भी अभियंत्रण को मैं मानता हूँ कि अभियंत्रण का एक अपना देन है, क्योंकि बहुत सारे परिप्रेक्ष्य होते हैं जो आप सामान्यतः नहीं समझते हो, और मेरे काम ने मुझे वो चीज़ें दी हैं। चीज़ों को समझने का दायरा काम जो है बढ़ाता है। ये वैसे इस परीक्षा के लिए विशेषता मैं कहूँ कि ऐसा नहीं है कि आपको किसी तरह का एक्सपीरियंस चाहिए या किसी तरह के एक्सपीरियंस से ही आप ये परीक्षा निकालेंगे। आप, जैसा मैंने कहा कि लोग अलग अलग वृत्ति के होते हैं और अपनी क्षमताएं होती हैं। मेरी अपब्रिंगिंग के दौरान जब मैं बढ़ रहा था, तो ये मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरी बड़ी बहनें, मेरी बहनें बड़ी हैं मुझसे, तो एक तो था कि मैं एक सबसे छोटा होने के कारण लाड प्यार में रहा हूँ, मगर मेरे इर्द गिर्द समाज के लोग भी जो थे उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। क्योंकि अगर कहा जाए तो मैं 90 के दशक का बच्चा हूँ। तो 90 के दशक के बच्चों में हमने देखा कि हम ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न से आज हम फ्लैट स्क्रीन्स तक आ गए हैं। तो हमने टेलीफोन नहीं देखते हुए और आज हम अल्ट्रा स्मार्टफोन्स यूज़ कर रहे हैं। तो उस दौर का मैं विटनेस रहा हूँ जहाँ पे कि लोगों से जुड़ाव बहुत था। तो समाज का तो असर बिल्कुल रहा है। लोग वेल विशर्स थे। आज भी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद वो पुराने लोग जो मेरे पिताजी या माँ के या मेरी बहन के साथ, बहनों के जो संगी साथी थे, उनका भी कॉल आता है। तो आपको ये लगता है कि नहीं, आपकी सफलता जो है वो सिर्फ आपकी नहीं है। जी बिल्कुल। आपकी सफलता जो है वो सबों की है। मैंने जैसा कहा थोड़ी देर पहले, जब मैं बोकारो के कंटेक्स्ट में बोलता हूँ, उस बात को बढ़ा के, जब मैं काम के लिए घर पे नहीं रहता हूँ, मेरे पिताजी भी नहीं रहते हैं, तो मैं निश्चिंत रहता हूँ कि मेरे पड़ोसी जो हैं वो मेरी माँ को देख रहे होंगे। मेरी माँ बुज़ुर्ग हैं और मुझे ये निश्चिंतता होती है। तो आप सबों से बनते हैं, आप अकेले नहीं होते हैं। जी जी। हमारे साथ अभी कई युवा खड़े हैं। मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहूँगा उन यंगस्टर्स के लिए, वो हमारे देश के भविष्य हैं। लगे रहने का मंत्र क्या है? एकाग्रता, फोकस। अगर आप बच्चों को मोटिवेटर रखने के लिए एक लाइन बोलना चाहेंगे तो वो क्या हो? यहाँ खड़े बच्चे और जो हमें देखने वाले हैं, या पूरे झारखंड के बच्चे, भारत के बच्चे, उनको मोटिवेटेड रखने का, क्योंकि आज डिप्रेशन कहीं ना कहीं बहुत हावी हो रहा है। कईयों की नौकरियां जा रही हैं, लोग भटक रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट रेट घट रहा है, तो लोग दिन प्रतिदिन डिप्रेस हो रहे हैं। तो ये डिप्रेशन उन पे हावी ना हो, वो अपने जीवन में लगे रहें और अपने मुकाम को हासिल करें।
इसके लिए एक? मैं कहने की जगह एक उदाहरण दूंगा। जी बिल्कुल। संपूर्ण भारत राष्ट्र को, भारत देश जो है हमारा, उन्हें गौरव है नीरज चोपड़ा जी पर। उनकी सफलता को अगर देखें तो हमें दिखता है कि कई सालों की मेहनत के बाद वो मेडल आया। जी अगर बच्चों को देखना है तो ये देखें कि कई क्षेत्र हैं जहाँ पे लोग कमाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल। पूरी दुनिया में, हमारे देश में, हमारे राज्य से कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत नाम किया है। आप नामों का भरमार है। अगर हम अपने राज्य में देखें तो हम मरंग गोमके का ही देखें, जयपाल सिंह मुंडा का, जी और आदरणीय जयपाल सिंह मुंडा को देखते हैं तो उनकी जीवनी से हम सीख सकते हैं कि आप अगर चाहें तो आप ओलंपिक्स जैसी जगह पे, जब भारत आज़ाद नहीं भी था तो उन्होंने पूरी टीम लीड की और हमने मेडल पाया। जी बिल्कुल। तो हम इतिहास में देखें और हम आज भी देखें, वहाँ से लेकर नीरज चोपड़ा तक की जो यात्रा है, वो बच्चों को उन चीज़ों को देखना चाहिए कि कमियां रहेंगी, कमियां हमेशा होती हैं, हर चीज़ में रहती हैं, मगर आपको अपनी क्षमताओं के बल पे बढ़ना होता है। तो इट शुड बी कि हम अपनी मेरिट्स पे बिल्ड करते रहें और हम ओवरकम कर जाएंगे। एक चींटी की तरह या एक कछुए और खरगोश की कहानी अगर हम देखें तो नेचुरली खरगोश ज़्यादा फास्ट होता है, जी बिल्कुल। मगर अंततः विजय जो होता है वो कछुए का होता है। तो बच्चे तो बहुत ही मकाम हासिल कर सकते हैं, जो छोटे हैं उनको तो बिल्कुल लगे रहना चाहिए। और आज टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा इनेबलर साबित हो रहा है, जी जहाँ पे कि शिक्षा जो है लोगों के बीच में एक बराबर फैल रहा है। अगर हम उस तरह से देखें तो टेक्नोलॉजी इज़ एन इनेबलर। अब हमें दिखता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो अपने माता पिता के सहायक की तरह काम करके, उनकी सहायता करने के ध्येय से मैं बोल रहा हूँ कि उनके साथ साथ काम करके भी, और उन बच्चों ने अमेजिंगली गुड किया है। अब आपको मिलाते हैं प्रसून कौशिक जी के पड़ोसियों से और जानते हैं कि वो कैसा महसूस कर पा रहे हैं अभी। तो आपके पड़ोसी ने ये मुकाम हासिल किया है जो हर किसी का सपना होता है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हम तो यही महसूस कर रहे हैं कि प्रसून कौशिक जो आज ये किया है, इससे अगल बगल को इससे ज़्यादा खुशी है, और ये भी बगल वाले भी वो करेंगे, उस तरह का कोशिश करेंगे। आप काफ़ी लंबे वर्षों से देख रहे होंगे इनसे जुड़ी कुछ बातें होंगी जो आप बताना चाहें जनता को? यही है कि ये बच्चे में बहुत शरारती था, वैसा शरारती नहीं, पढ़ने में ज़्यादा तेज़ था और बच्चों को ज़्यादा ये करता था, ऐसा दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा बच्चा था ये। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो इनको, इनकी सफलता पे। और जो जैसा इन्होंने कहा, और तो जो इन्होंने कहा वो अपने जीवन में इन्होंने किया भी। बहुत ही फोकस्ड, बहुत ही कंसंट्रेट करके पढ़ने वाले विद्यार्थी रहे हैं। सामाजिक कार्यों में हमेशा सहयोग करने वाले, अपने पढ़ाई के अलावे भी सामाजिक जो दायित्व होती हैं उन दायित्वों को भी इन्होंने बखूबी अंजाम दिया है। कैसा महसूस? बहुत खुशी की बात है। वी ऑल आर वेरी हैप्पी। वो बहुत खुशी की बात है, हम लोगों के बीच से कोई आदमी अच्छा कर रहा है जी। तो जो छोटे बच्चे हैं दे विल गेट मोटिवेटेड। जी, बहुत अच्छी। आइए अब आपको मिलाते हैं, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी खड़ी हैं, बच्चे भी खड़े हैं। आइए जानते हैं कि इन्हें कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले आप लोग बताएं कि आप लोग कैसा महसूस कर पा रहे हैं? बहुत खुशी की फील कर रहे हैं हम लोग कि हमारे मोहल्ला का इनके कारण नाम हुआ। आज हमारा 4G इतना इनके कारण चमक रहा है। हर कोई आज यहाँ आके देख रहे कि यहाँ क्या हो रहा है, क्यों लोग इतने अच्छे तरह से गैदर हुए हैं। तो ये खुशी का कारण इन्हीं के कारण हुआ, हमारा मोहल्ला जगमग हुआ है। तो हम लोग को बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आज पहली बार इतना हमारा मोहल्ला में जगमग हो रहा है। सब लोग कोरोना के बाद मोटिवेट होंगे। हाँ, बच्चे मोटिवेट बच्चे मिलने आए होंगे। हैं, एक बार हम भैया लोग से गैदर हुए हैं बुलाया कोरोना गया के है। बाद इस तरह से, तो बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। आप कुछ कहना चाहेंगे इनको आगे मोटिवेटेड रहने के लिए, आगे अपने जीवन में लगे रहने के लिए? जी लगना ही है, जैसा इन्होंने अभी बताया है कि उनको आगे करना है, एजुकेशन को अच्छा ले जाए, करना ही सोसाइटी में और अच्छा काम करें, जी करते हैं और उसको आगे ले जाए अपने नाम के साथ। उनके थ्रू अच्छा काम और अच्छा हो, बेटर हो सोसाइटी के लिए। अब हमारे साथ कुछ बच्चे खड़े हैं और जानते हैं कि ये कैसा महसूस कर रहे हैं। तो कैसा लग रहा है कि आपके पड़ोस में रहने वाले ने JPSC क्रैक किया है? फ़र्स्ट ऑफ उनको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और बहुत खुशी का चीज़ है, बहुत अच्छा बात है उन्होंने JPSC में इतनी अच्छी रैंक हासिल की है। हम लोग पे भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है उस चीज़ का। हम लोग भी इस चीज़ को एक इंस्पिरेशन लेके आगे बहुत कुछ करने का उम्मीद करते हैं। आप अभी क्या कर रही हैं? अभी हम 9th में हैं। 9th में आप 8th।
8th में, आप मैं भी 12th स्टैंडर्ड में हूँ। 12th में, आप 7th, आप 6 तो आप लोग क्या बनना चाहते हैं? IAS IAS, आप साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट, आप मैंने लॉ के फील्ड में ग्रो करने का सोचा है। लॉ में जाना है, आपको IAS, इंजीनियरिंग करना है। तो अभी हम यहाँ भी देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों का सपना है IAS बनने का, तो आपने इनसे क्या सीख लिया? इनसे सीख लिया है कि अभी बहुत मेहनत किया है उसने, आपने बहुत काम किया है, मतलब हम लोग के मोहल्ले से कोई अपना ये क्लियर किया है इसने, तो हमें बहुत खुशी हुआ है, बहुत हमें मोटिवेशन मिल रहा है कि हमें मेहनत करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, कि फिर हमें इस कर सकते हैं, हम लोग ये सब भी क्लियर कर सकते हैं, तो हमें मेहनत करना चाहिए। अब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और आप लॉ के फर्म में जाना चाहते हैं, आपने अभी इनकी जर्नी को भी सुना, तो क्या कुछ आपको सीखने को मिला है? मुझे तो बहुत अच्छा लगा उनके जर्नी को सुन के, एंड कंसिस्टेंसी इज़ द की। वो उन्होंने देखा, मैंने उनमें देखा है उनको रोज़ इतने अच्छे से मेहनत करते हुए, रोज़ मतलब इतने अच्छे से लोग पढ़ाई करते थे, कभी ऐसा पता नहीं चला कि मतलब एक होता है ना प्रैक्टिस, हमेशा प्रैक्टिस में लगे रहते थे, हमेशा अपने पढ़ाई पे फोकस रहते थे, एंड वो देख के बहुत अच्छा लगा और उनसे एक बहुत अच्छी इंस्पिरेशन मिलती है कि हम भी अच्छा कर सकते हैं। और कोई ऐसे घर के बिल्कुल पास हो तो उनसे बात करके, उनके बारे में जान के, उनकी जर्नी के बारे में जान के कि उन्होंने शुरुआत से क्या उनको मोटिवेट किया, कि उन्होंने ऐसे क्यों किया, मतलब क्या उन्हें किस चीज़ की मोटिवेशन मिली, कैसे उन्होंने सब कुछ ऐसे स्टार्ट किया अपनी इस जर्नी को, एंड ये सब उनसे जान के बहुत अच्छा लगा। तो इससे अभी आपके एग्जाम्स भी चल रहे हैं, तो उन्होंने डिप्रेशन मैं से भी 12th में आई हूँ। अच्छा, अभी आप 12th में आए हो, तो मैम साइकेट्रिस्ट जो आप अभी एक बात कहा था कि फोकस के बारे में बात कही थी प्रसून कौशिक जी ने, और कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ये फोकस बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है, तो आप कैसे अपने फोकस को बढ़ाएंगे? बस अभी इस एज में फ्यूचर के बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा, या फिर उसके बारे में बुरा सोचने से भी कुछ नहीं होगा। इस एज में बस पढ़ना है, ये नहीं कि सिर्फ जो फील्ड में उनको जाना है उसी के लिए, बस सब चीज़ को पढ़ना है, और इतना कि अच्छा मार्क्स आए, बिकॉज वही मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो अब इस एज में सिर्फ पढ़ना है और पढ़ना है और खेलना है ऑफ कोर्स, बिल्कुल। और आप अपने फोकस को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? हर सिचुएशन में अपने एम्बिशन पर कंसंट्रेट करना चाहिए। अभी आप मिले प्रसून कौशिक जी से और उनके परिजनों से भी, आप यहाँ आए, बच्चों से भी मिले, और प्रसून कौशिक जी ने कैसे बेहतरीन तरीके से बताया कि ज़िंदगी में हमेशा लगे रहने का एक ही मंत्र है, वो है फोकस। आपने यह भी देखा कि कैसे उनके परिजन काफ़ी हर्षोल्लास में है, जश्न मन रहा है, केक भी कटे और लोगों में केक भी खिलाया गया। ऐसे ही हम देखते हैं कि प्रसून कौशिक जी अब अपने कार्य को किस तरीके से पूर्ण करते हैं। जानने के लिए जुड़े रहें बोकारो रिपोर्ट्स के साथ। धन्यवाद।